इस वक्त फिज़िकली ना पूरे लाहौर में मुश्किल से 2 क्लासें हो रही हैं कॉर्पोरेट लॉ की, और इस्लामाबाद में एक टीचर ऑफ एंड ऑन कोशिश कर रहे हैं, और कराची में टोटल एक टीचर प्रॉपर है और एक, यानी इस वक्त कोई 4 साढ़े 4 लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान में फ़िज़िकली क्लास दे पा रहे हैं। हालात इतने ख़राब हो गए हैं। अच्छा है ये फाइनल में ना, पता है ना टीचर्स के पास टाइम होता था, वो आ नहीं पाते थे, अपनी अपनी मसरूफ़ रूटीन में होते थे, बच्चे फंसे हुए होते थे, तो ऑनलाइन क्लास तो वाकई ही एक नेमत है। बट अगेन वो जो कोविड का टाइम गुजर गया, अब उसके बाद लोगों ने कैफ में दोबारा से फ़िज़िकल के ऊपर ज़रा थोड़ी सी एक्टिविटी शुरू कर दी, तो देयर इज़ अ चांस कि एक रीज़नेबल सा फ़िज़िकल थोड़ा दोबारा से रिस्टोर होगा। तो बहरहाल उसमें इंशाल्लाह हमारी टीम रिस्टोर कर रही होगी, हम कैमरे के अंदर कैद हो जाएंगे और उसके बाद भाग जाएंगे, क्योंकि इस वक्त ना एंटरप्रेन्योरल जिम्मेदारियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं, और एज अ टीचर फाइनल में से अपना रोल माइनस करना पड़ेगा एज अ फिज़िकल टीचर। ठीक है जी, कल हमने ऑडिट के बारे में समझा, पढ़ा, कुछ स्ट्रेटेजी देखी, तो ओपन बुक एग्ज़ाम को डील करने का तरीका समझ आया आपको कि हमने क्या कहा कि पहले एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, फिर क्लास में जो डिस्कशन हो रही होगी उसका एक माइंड मैप होगा। ये माइंड मैप जो है ये जो डिस्कशन है ये जिस हैंडआउट से निकली हुई होगी वो हैंडआउट आपको कॉलेज की तरफ से अवेलेबल हुए हुए होंगे, जिसमें अभी हमें थोड़ा सा टाइम गुजर के हमारी किताब इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी। तो जो आपने क्लास में सुना वो यहाँ स्लाइड पे था, वो चला गया किताब के ऊपर। सोने से पहले आपने एक दफ़ा किताब देख ली, जो क्लास में बात हुई थी उसको देखा, हाँ हाँ ये ऐसे बात हुई थी, गुड, वेरी गुड, ज़बरदस्त। फिर क्या किया, वीकेंड पे एक दफ़ा बैठे, आलती पालती मार के बैठे, एक जानू पे आपने स्टैंडर्ड रखा और सामने मेरी किताब उठा के एक दफ़ा 15 मिनट में क्विकली स्किम कर लिया कि मैंने फॉर एग्जांपल ISA 210 220 में क्या क्या बातें कराई थी। जल्दी से उन्हें देखा, माइंड में नक्शा आ गया, अब स्टैंडर्ड खोल लिया। अगर डायरेक्ट स्टैंडर्ड खोला होता तो वो कलाबाजियाँ लगवाता। अब जब नक्शा जहन में रखने के बाद स्टैंडर्ड देखेंगे तो बस उसको बस देखते चले जाना है, देखते चले जाने और हाईलाइट करते चले जाने हैं, एंड पे कंपेयर कर लेना है। मैंने हर स्टैंडर्ड के एंड पे बताया होगा कि दीज आर द पैराग्राफ जो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई पैराग्राफ नहीं हाईलाइट हुआ तो वो वाला पैराग्राफ हाईलाइट कर लेना है। तो ये हम लोगों ने पैटर्न बनाया था। हम ऑडिट को स्टार्ट करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इंशाल्लाह। कल हमने एक रिकमेंडेड सीक्वेंस देखा था जिसमें हमने पहले समझा था कि ऑडिट क्या है, किस तरह से। गुज़िश्ता दिन से रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई परेशानी है, कोई बात है तो मुझे बताइए। ठीक है, एक भाई को है नहीं, एक भाई कल आए नहीं थे, तो अगर आपने फिज़िकल एंड वीडियो दोनों में वो एडमिशन लिया हुआ है तो फिर आपको वो ओरिएंटेशन, खैर वो ओरिएंटेशन मेरे ख्याल में इन्होंने फेसबुक पेज पे भी डाली होगी। तो ऑडिट की ओरिएंटेशन ज़रूर अटेंड कीजिएगा। हमने उसमें बड़ी सारी डिस्कशन की थी कि सब्जेक्ट क्या है, पास पेपर एनालिसिस किया था, कौन सा टॉपिक ICAP ज़्यादा पूछ रहा है, ICAP का पैटर्न क्या है, फिर ओपन बुक एग्ज़ाम को हम कैसे लेके चलेंगे, पेपर कितना % ओपन बुक है, कितना, ये सारी डिस्कशन हुई थी। यहाँ पे अब हम शुरू करेंगे 210। क्या मैं पुराने कॉन्सेप्ट कुछ पूछने की कोशिश करूं? ऑडिट किसे कहते हैं? अकाउंट्स वगैरह को चेक करना। एक बिल्कुल सादी सी डेफिनेशन इज़ कि अकाउंट्स को चेक करना इज़ ऑडिट। अकाउंट्स को थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, चेक करने को थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, एग्जामिनेशन करना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करना कि वो सही बने हुए या नहीं बने हुए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगे ना तो उसमें कार लिखी हुई आ रही होगी नॉन करंट एसेट में। मेरा दिल करता है कार आनी चाहिए करंट एसेट्स में, दौड़ती भागती फिर रही होती है और करंट से चलती है, तो मेरा दिल करता है वो करंट एसेट में आना चाहिए। भाई गाड़ी से ज़्यादा मूव करने वाली चीज़ क्या, तो मैं क्यों उसे फिक्स एसेट में दिखाऊं? लेकिन ये भाई का मानना है कि वो नॉन करंट एसेट में आनी चाहिए। तो अब ऑडिटर का पता नहीं क्या, ऑडिटर के ख्यालात मेरे से मिलते हों या शायद इनसे मिलते हो, मेरे से मिलते हों तो वो तो कह देगा कि फाइनेंशियल गलत बने हुए हैं, इनसे ख्यालात मिलते होंगे तो वो कहेगा फाइनेंशियल सही बने हुए हैं। इसका क्या हल निकाले? ऑडिटर अपने दिल से ऑडिट करेगा ना, चेक करके बताएगा चीज़ें सही बनी हुई हैं या नहीं बनी हुई। स्टैंडर्ड्स, वो स्टैंडर्ड्स को रेफ़र करेगा, फ्रेमवर्क को रेफ़र करेगा। इसका मतलब है कि अगर ऑडिट के बारे में पूछा जाए तो एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन एश्योरेंस
एज टू वेदर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जो भी आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, जो भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसके मुताबिक ये बताया जाएगा कि क्या ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो इस चीज़ को ऑडिट कहते हैं। अकाउंट्स को किसी स्टैंडर्ड के साथ मैच करके ये देखना है कि क्या वो सही बना हुआ है या नहीं बना हुआ, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं ऑडिट। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के वर्ड्स क्लियर है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से मुराद वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कन्वेंशन जो यूज़ होती हैं अकाउंट्स बनाने के लिए, और देन ऑडिटर उसको उठा के कंपेयर करके देखता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बने हुए हैं या नहीं बने हुए, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो ये देखने के लिए, ये समझने के लिए कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू हैं या नहीं है, हमें रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की समझ आनी चाहिए। ये रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहाँ से आता है? मतलब एक कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो उसने कहा मैं फलाना फ्रेमवर्क के मुताबिक अकाउंट्स बना रही हूँ, ये फ्रेमवर्क कहाँ से आया होगा? कोई इंटरनेशनल बॉडी हो सकती है, जैसे IFRS, IAS। अगर हम देखें तो IASB ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए, IFRS हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो इस तरह के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं। हो सकता है मुल्क की अपनी रिक्वायरमेंट हो, कोई पाकिस्तान में अपनी एक डिफाइंड उनकी रिक्वायरमेंट हो जिसके अंदर जो है वो चीज़ों को लेके चला जा रहा हो। फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ का 4th स्केड्यूल कि लिस्टेड कंपनियों को ऐसे ऐसे अकाउंट्स बनाओ, 5th स्केड्यूल हो सकता है बैंकिंग कंपनीज का प्रूडेंशियल रेगुलेशंस की कुछ रिक्वायरमेंट हो सकता है इंश्योरेंस के अपने कुछ अनेक्जर्स हों जो बताते हो कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क देख के उसकी बेस पे हमने ऑडिट करना है कि ऑडिट सही तरीके से है या नहीं है। तो बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो कैफ वाली अंडरस्टैंडिंग है। ऑडिट किसे कहते हैं, अश्योरेंस किसे कहते हैं, अश्योरेंस कितनी तरह की होती है। हम इधर अश्योरेंस के सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह ताला जब वो टाइम आएगा तो हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ अश्योरेंस एंड व्हाट नॉट इज़ अश्योरेंस। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की जब हम बात करें तो उसमें 3-4 चीज़ें हम देखेंगे। ISA 210, कल मैंने मैप बनाया था सिलेबस का, तो हमने उसमें देखा था कि सिलेबस का एक एरिया होगा जिसको हम कहेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, दैट वुड बी डीलिंग विद 210, 220, ISQC1 और लीगल फ्रेमवर्क। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड लॉज एंड रेगुलेशंस ने हमें क्या बताया है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज़ का पहला स्टैंडर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं 210। एक बड़ा सिंपलिस्टिक सा स्टैंडर्ड है जिससे हमें ना स्टैंडर्ड पढ़ने की समझ आ जाती है, एक आइडिया हो जाता है कि हम स्टैंडर्ड को कैसे लेके चलेंगे। तो क्या हम तैयार हैं ISA 210 के लिए? हो जाए खतरों से टक्कर, शुरू करते हैं। ISA 210 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर को डील करता है, यानी कि जो आपकी टर्म्स हैं उनके ऊपर बात होगी। जब भी आप एक ऑडिट स्टार्ट करेंगे तो ये एक ऑडिट एंगेजमेंट, एक असाइनमेंट है, एक टास्क है, एक प्रोजेक्ट है जो आपको मिला है। इस प्रोजेक्ट के टर्म्स आपने नोट करने होते हैं। तो दिस स्टैंडर्ड मेनली डील्स विद दोज टर्म्स। आप ऑडिट करने आए, जिनका आप ऑडिट करने आए वो आपके साथ बैठ के कुछ बातचीत करेंगे और आप उनसे कुछ चीज़ें एग्री करवाएंगे और कुछ चीज़ें कागज़ पे लिखेंगे ताकि आप उनका ऑडिट सही से कर सकें। तो 220 इज़ एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट यानी ऑडिट की असाइनमेंट की टर्म्स एग्री करनी है। तो इसमें प्री कंडीशन, एक बड़ा पुराना वर्ड कैफ से पढ़ते आ रहे हैं। ऑडिटर ऑडिट तब एक्सेप्ट करेगा जब प्री कंडीशंस मौजूद होंगी। ये प्री कंडीशन का क्या मतलब होता है? प्री कंडीशन का लफ्जी मतलब क्या है? पहले से कुछ सेट किया हुआ क्राइटेरिया मौजूद होना चाहिए, पहले से कुछ बुनियादी शर्तें मौजूद होनी चाहिए। मैं नॉर्मली ये कहता हूँ कि अगर आप एक पेंटर को भी बुलाएंगे ना, अच्छे पेंटर को, कि यार तुमने मेरा घर पेंट करना है, वो आके कहेगा सर जी मौसम नमी वाला नहीं होना चाहिए। तो हम कहेंगे भाई तुम्हें मसला, हमारा घर है, हम पेंट करा रहे हैं, पैसे हम दे रहे हैं। उसने कहा जी वो ख़राब मौसम में ना पेंट ठहरता नहीं है। तो हम कहेंगे कोई बात नहीं। कहेगा अच्छा चलें बाबूजी, अगर आप बहुत ही ज़्यादा दिल कर रहा है आपका पेंट कराने का, ऑयल पेंट करवा लें, फलाना जगह से मिलता है, इतने रुपए का होता है, वो बुलवा लें, मैं आपको पेंट कर देता हूँ।
तो हमें उलझन होगी कि भाई हमारा घर है, हमारे पैसे हैं, हमने सर्विस वो करनी है, लेकिन चूंकि वो एक प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनल ये मानता है कि अगर मैं उससे काम करवाऊंगा और मुझे नहीं पता तो उसको तो पता है, वो मुझे बताए कि मेरा काम अच्छी क्वालिटी का कब होगा। मैं किसी को बुला के कहता हूँ कि जी हमारी एक क्लास है, उसको हमने ऑनलाइन रिले करना है, तो तुम आओ और तुम अपनी वो वीडियो एडिट करके और ऑनलाइन रिले कर दो। वो कहेगा नहीं जी आपके कमरे में लाइटिंग सही नहीं है, आपके स्पीकर सही नहीं है, आप ये चीज़ें ठीक कर लें, मैं कर दूंगा अपलोड। तो मैं कहूँगा भाई आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको क्या मसला है, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब होगी। उन्होंने कहा नहीं, मैं एक अच्छा प्रोफेशनल हूँ तो मैं आपको गलत एडवाइस नहीं दूंगा। तो जो अच्छा प्रोफेशनल है ना, वो अपना काम शुरू करने से पहले कुछ प्री कंडीशंस रखता है। वो कहते हैं दीज आर सम रिक्वायरमेंट्स, ये अगर मीट हो रही होंगी तो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा, अगर ये मीट नहीं हो रही होंगी तो मैं सर्विस प्रोवाइड नहीं करूंगा। तो ऑडिटर भाई के भी इसी तरह के कुछ नखरे होते हैं, उसको कुछ बुनियादी शर्तें रखनी है, यानी कि बात आगे तो बाद में बढ़ेगी लेकिन पहले फैमिली टिवाना तो हो। वो नहीं होता कि अच्छा ठीक है जी बात आगे बढ़ाएंगे लेकिन फैमिली जो है वो वही हो जो हमारी फैमिली है, पंजाबी होने चाहिए, लाहौरी होने चाहिए, कुछ बुनियादी शर्तें रखते हैं और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। तो कुछ बुनियादी शर्तें आपको रखनी है। इस केस में 210 के केस में बुनियादी शर्तें क्या हैं? दो चीज़ों को हम प्री कंडीशन कहते हैं। ऑडिटर की दो फरमाइशें हैं। पहली फरमाइश उसकी ये होती है कि भाई आपका जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ना, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। आप जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स, कन्वेंशन, रूल्स, रेगुलेशंस यूज़ कर रहे हैं वो सही होने चाहिए, वो होने चाहिए जो आपके इस अकाउंट्स को मैच करते हो। नंबर 2 ऑडिटर कहता है प्रेमाइज मौजूद होना चाहिए। प्रेमाइज क्या है? एक वादा। मैनेजमेंट ये वादा करे कि अकाउंट्स बनाना उनके ज़िम्मे है, इंटरनल कंट्रोल्स उनके ज़िम्मे है, ऑडिटर को हर तरह की इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना उनके ज़िम्मे है। अगर ये 3 चीज़ों पे वो मान जाते हैं तो प्रेमाइज पूरा है। और अगर प्रेमाइज के साथ वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी अच्छा दे देते हैं तो मेरी सारी समस्या हल हो गई। तो ऑडिटर की पहली शर्त, चेक करें कि क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो अप्लाई हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन में, क्या वो एक्सेप्टेबल है। और फिर दूसरी शर्त, क्या प्रेमाइज अवेलेबल है। ये 2 हैं मेरी बुनियादी शर्तें। ये इतनी बुनियादी और ज़रूरी शर्तें हैं कि अगर ये 2 शर्तें पूरी नहीं होंगी तो मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूँगा। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट तो बाद में बात है, एंगेजमेंट लेटर तो बहुत बात की बात है। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि भाई मेरी 2 शर्तें पूरी हो रही हैं। कौन सी 2 शर्तें? क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, और नंबर 2 क्या प्रेमाइज अवेलेबल है। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो गई तो हम कहानी को अगले स्टेप में दाखिल करेंगे। अब ये प्रेमाइज से क्या मुराद है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। 3 चीज़ें, 3 वादे, अकाउंट्स बनाना उनके ज़िम्मे, इंटरनल कंट्रोल जिससे अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हों वो उनके ज़िम्मे, और ऑडिटर को प्रोवाइड करना एक्सेस इंफॉर्मेशन और हर किस्म की सपोर्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सेस प्रोवाइड करना उनके ज़िम्मे है। तो 3 चीज़ें अगर वो मान जाएं कि अकाउंट्स वो बनाएंगे, इंटरनल कंट्रोल्स वो सेट करेंगे, और ऑडिटर को हर तरह की इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना उनके ज़िम्मे है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है? यानी कि ऑडिटर ने, एक तो उन्होंने कहा कि ये लें जी ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास पड़ी हुई है, एक ऑडिटर ने कहा आपकी वो वाली सब्सिडरी के अंदर वो वाली चीज़ का जो वो वाला रिकॉर्ड है मुझे वो चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा कि मैनेजमेंट उस टाइम पे आपको इनकार कर दे। आप शुरू में ही उनसे वादा ले लेते हैं कि भाई मुझे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस चाहिए, मैं जो इन्फॉर्मेशन मांगूंगा फॉर द पर्पज़ ऑफ माय ऑडिट वो पैदा करना, वो पेश करना, वो सामने रखना आपके ज़िम्मे है। अगर मैनेजमेंट इसी वक्त कहे नहीं नहीं ये आप क्या बात कर रहे हैं, हम ऐसी बात नहीं मानेंगे, तो फिर मैं ऑडिट ही ना करूँ। खामखा उस वक्त जलील होने से बेहतर है कि मैं इन्फॉर्मेशन मांगूँ, वो कहें जी आपका क्या ताल्लुक। तो ऑडिट पे आने से पहले 2 बातें मुझे तय करवानी है। एक, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो फ्रेमवर्क है उनका वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और नंबर 2 प्रेमाइज मौजूद होना चाहिए। और प्रेमाइज 3 वादे, अकाउंट्स बनाना उनके ज़िम्मे, कंट्रोल्स उनके ज़िम्मे, और ऑडिटर को हर किस्म की इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन और एक्सेस जो ऑडिटर मांगे, जब मांगे, फॉर द पर्पज़ ऑफ ऑडिट वो ये प्रोवाइड करेंगे। ये वादा प्रेमाइज कहलाता है। क्लियर?
अब ये जो पहला सवाल है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कैफ लेवल से पढ़ते तो आ रहे हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्टेबिलिटी से मुराद क्या है? व्हाट इज एक्सेप्टेबल? किसे कहेंगे कि हाँ ये एक्सेप्टेबल चीज़ है? मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क खूबसूरत बना हुआ हो तो एक्सेप्टेबल होगा, लाइनें अच्छी लगी हुई हों, IFRS के मुताबिक बनाओ। अब IFRS जो आपने बोला ये भी तो फ्रेमवर्क की एक एग्जांपल ही है। IFRS क्यों एक अच्छा फ्रेमवर्क है, क्यों एक्सेप्टेबल है? ऑडिटर किसी भी फ्रेमवर्क को, भाई मैं ऑडिट करने जाऊं और जब मैं ऑडिट करने जाऊं तो मैं कहूँ हाँ भाई आपका क्या फ्रेमवर्क है, वो कहेंगे जी वो BCom की एक किताब है उसमें लिखा हुआ था अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, हमने उसको सामने रखा और अकाउंट्स बना दिए। फ्रेमवर्क तो ये भी है। अब ये फ्रेमवर्क मेरे लिए शायद एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सवाल ये कि एक्सेप्टेबल किसे कहते हैं? कोई वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज हो, कोई लॉ वगैरह की तरफ से आई हुई चीज़ हो, फिर जिनको ऑडिट कर रहे हैं उनको सूट भी करता हो। है पार्टनरशिप और अकाउंट्स बने हुए हैं लिस्टेड कंपनी की तरह, बेकार है नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा, अकाउंट्स बने हुए हैं कमर्शियल तरीके से। तो इसका मतलब है कि जब हम एक्सेप्टेबिलिटी की बात करेंगे तो अब KF में बेसिक डिस्कशन थी, यहाँ एडवांस डिस्कशन है कि एक्सेप्टेबिलिटी कैसे होगी। चंद फैक्टर्स बताए हैं स्टैंडर्ड ने कहा कि जब ऑडिटर एक्सेप्टेबिलिटी देख रहा होता है तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि नेचर ऑफ द एंटिटी, क्या ये बिजनेस एंटिटी है, नॉट फॉर प्रॉफिट है? बिजनेस वालों का फ्रेमवर्क और होता है और नॉट फॉर प्रॉफिट उनका फ्रेमवर्क और होता है। नंबर 2, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? जनरल पर्पस है या स्पेशल पर्पस है? अब ये क्या चीज़ होती है? स्पेशल पर्पस यानी मैनेजमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल एक बैंक ने कहा कि जी मैं आपको लोन तब दूंगा जब आप मुझे अपने हर 6 महीने बाद अकाउंट्स इस फॉर्मेट पे बना के दोगे। अब वो जो अकाउंट्स हम बना रहे हैं वो सिर्फ उस बैंक के कहने पे ख़ास फॉर्मेट पे बना के दे रहे हैं। हमें टैक्स वालों ने कहा कि हमें आपने अकाउंट्स देने हैं जिन पे आपका टैक्स प्रॉफिट निकल के टैक्स का रेट लग रहा हो। तो वो जो अकाउंट्स बने होंगे वो टैक्स के प्रिंसिपल्स के मुताबिक बने होंगे, उसमें प्रोविजन उनके तरीके से बनाई होंगी, डेप्रिसिएशन उनके तरीके से निकाली हुई होंगी। तो वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है। तो सवाल ये है कि जिनको मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ क्या इन्होंने किसी खास यूज़र के लिए बनाना है या एक ऐसे अकाउंट्स बनाने हैं जो आम जनता के लिए हैं? आम जनता के लिए तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि ऐसे स्टैंडर्ड्स हों जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जनरेट करते हो। और किसी खास ग्रुप के लिए है तो फिर मुझे समझना होगा कि अच्छा भाई वो कौन सा ग्रुप है, उसकी क्या नीड है और किस किस्म के फाइनेंशियल्स हैं जो उस चीज़ को पूरा करते हैं। देन नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या सिंगल सेट है? अब एक स्टैंडर्ड अकेला एक स्टेटमेंट को कई दफ़ा, फॉर एग्जांपल IAS 7 हमें कैश फ्लो बनाने में हेल्प कर देता है। तो हो सकता है कि अगर मैं एक कंपनी का ऑडिट करने गया हूँ और ऑडिट सिर्फ कैश फ्लो का होना है तो मेरे लिए IAS 7 अपने अंदर पूरा फ्रेमवर्क हो। और हो सकता है एक कंपनी के मैंने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने हो तो वो पूरे IFRS को इकट्ठे में फ्रेमवर्क मानूं। तो अब सवाल ये है कि इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या कोई एक आध स्पेसिफिक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। हम 800 सीरीज में देखेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किसी अकेली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट स्टेटमेंट्स, अकेली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट भी मिल जाता है। तो उस वक्त फिर बड़े ध्यान से देखना होता है कि हमने उसको क्या करना है, उसको किस तरह से लेके चलना है। और चौथा अहम सवाल, क्या लॉ ने तो नहीं कोई फ्रेमवर्क बताया हुआ? अगर लॉ ने बनाया हुआ फ़ौरन से उनको सलूट ठोकेंगे कि ठीक है जी कमती लॉ ने कह दिया, अब तो गुंजाइश ही नहीं बची। लॉ वाला मुझे बहुत अच्छा ना भी लगे तो भी मुझे मजबूरन मानना पड़ता है क्योंकि मुल्क के लॉ को लगता है कि इस तरह की एंटिटी के लिए ये अच्छा है, और अगर उसके यूज़र्स को भी लगता है कि अब लॉ ने कह दिया अब क्या करें और पूरे मुल्क में चल रहा है, बुरा फ्रेमवर्क है लेकिन सबके लिए एक्सेप्टेबल है, तो फिर मेरे लिए भी एक्सेप्टेबल है। तो किताब ने कुछ एग्जांपल्स दी हैं एक्सेप्टेबिलिटी को समझाने के लिए कि फ्रेमवर्क की एक्सेप्टेबिलिटी का ताल्लुक नेचर ऑफ एंटिटी से हो सकता है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हो सकता है, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल से हो सकता है, और क्या लॉ वगैरह ने कोई फ्रेमवर्क बताया है या नहीं बताया। ये बात समझ आई? अब अगर कोई ऐसी जुरिस्डिक्शन हो जहाँ कोई स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ही ना हो, मैं इसमें मजाक में एक एग्जांपल दिया करता था और ICAP में कोई 3-4 साल पहले, बल्कि 5-6 साल पहले एक सवाल आया जो उस मजाक से मिलता जुलता था। मैं मजाक में कहता था कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो किसी दिन
एक जगह पे सफ़र करते करते गए, बहरी जहाज़ में थे, बहरी जहाज़ डूब गया, आप एक छोटी कश्ती में बैठे, चलते चलते चप्पू चलाते 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 एक जजीरे पे पहुंच गए। और उस जजीरे पे जब आप पहुंचे तो लोगों ने आपको देखा, आपसे पूछा जी आप कौन? आपने कहा जी मैं अपने इलाके में ऑडिटर होता हूँ। उन्होंने कहा हो, ऑडिटर की तो हमें भी बड़ी तलाश थी, हम बड़े अरसे से अकाउंट्स बना रहे हैं, हमें आज तक कोई ऑडिटर नहीं मिला, आप आएँ ज़रा हमारे अकाउंट्स को ऑडिट कर दें। आपको ये भी नहीं पता कि दुनिया में वो कौन से कोने में वो जजीरा, आपको नहीं पता आप उतने बड़े समंदर में कौन सी जगह पे खो गए और पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं, और पता नहीं आप ज़िंदगी में कभी वहाँ से निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे। अब आपके सामने कुछ लोग हैं जो एक फ्रेमवर्क आपके सामने रख रहे हैं, कह रहे हैं एक फ्रेमवर्क है, हमने इसके मुताबिक अकाउंट्स बनाए हुए हैं। क्या फ्रेमवर्क? उन्होंने कहा जी जिस तरह से आप अभी फंस के इधर आए हैं, इसी तरह से एक फाइनलिस्ट एक दफ़ा आया था कुछ साल पहले यहाँ, तो उसने मरने से पहले जो है वो हमें 5 सफ़ों पे कुछ कीमती कवानीन लिख के दिए थे कि इन रूल्स को फॉलो कर लो तो तुम लोगों के अकाउंट्स बड़े खूबसूरत बन जाया करेंगे। तो हमने जो अकाउंट्स बनाए हुए हैं, हमारा फ्रेमवर्क है वो सीए फाइनलिस्ट के मरने से पहले लिखे हुए ख़त के ऊपर जो चंद रूल्स उसने बताए थे, हमारा फ्रेमवर्क वो है। अब सवाल ये है कि उस जजीरे में अगर एक अजीबोगरीब सा फ्रेमवर्क है और मैं उसको ऑडिट कर रहा हूँ और उस जजीरे के ही लोग यूज़र हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, तो वहाँ पे एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क कैसे ढूंढूं? मैं कैसे देखूं कि जो उनका फ्रेमवर्क है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है? क्या करें? जजीरे पे लोग बैठे हैं और एक फाइनलिस्ट के मरने से पहले आखिरी वसीयत के जो चंद कागज़ थे उसकी बेस पे वो अकाउंट्स बना रहे हैं, और मैं एक ऐसा ऑडिटर हूँ जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा वहाँ पहुँचा हूँ और उनको बताना है कि उनके अकाउंट्स उनके लोगों के हिसाब से सही बने हुए हैं नहीं बने हुए। वहाँ की कोई रेगुलेटरी बॉडी, मैं पहले उनसे पूछूंगा भाई इस जजीरे में तुम लोगों का कोई अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट होता है क्या? उस अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट ने कुछ कवानीन बताए हैं क्या? उस अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट ने इस सीए फाइनलिस्ट की इस वसीयत को अटेस्ट किया है कि हाँ भाई ये बड़ी अच्छी चीज़ है? अगर तो किया है तो देखिए वहाँ की अकाउंटिंग बॉडी है, वहाँ के लोगों के नीड्स को समझती है और वहाँ के लोग उसके बने हुए फाइनेंशियल्स देख रहे हैं और वो उस पर खुश हैं। तो ऐसे में मुझे ये देखने की ज़रूरत ही नहीं कि इंटरनेशनल दुनिया में क्या चल रहा है। अगर तो वहाँ कोई स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं उसके रूल्स फॉलो कर लूँ। फ़र्ज़ करें वो नहीं है और मैं आज़ाद हूँ ये देखने में कि ये फ्रेमवर्क अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, अब क्या करूँ? जो हमने पढ़ा हुआ है, जो हमारी नॉलेज में हमने कुछ IFRS देखे हुए हैं, हमने कुछ दुनिया के मशहूर स्टैंडर्ड्स देखे हुए हैं, फिर हम उन स्टैंडर्ड्स की बातों और इनको आपस में मैच करके देखें कि क्या ये उसके करीब करीब जा रहे हैं। अगर ये उसके करीब करीब जा रहे हैं तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। अगर उस इलाके के कानून ने कह दिया भाई ये समझ आए या ना आए अकाउंट्स ऐसे ही बना करेंगे और हमेशा ऐसे ही देखा जाएगा, तो जिन यूज़र ने अकाउंट्स देखने अगर वो कंफर्टेबल है, जिन्होंने बनाना है वो कंफर्टेबल है, उस जजीरे के अलावा उन कागज़ों ने कहीं बाहर नहीं निकलना, तो फिर मुझे भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो पहले देखूं कि क्या कोई स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, फिर देखूं लॉ ने तो नहीं कुछ बताया हुआ वहाँ, फिर ये देखूं कि क्या इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं ये उससे मिलती जुलती कोई बात कर रहे हैं। अगर इस तरह की चीज़ है तो मुझे मान लेना चाहिए। अच्छा, अगर वो ये कहें कि जी हम लोगों ने एक इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड बनाया है, हमें IS 2 बड़ा अच्छा लगता था, वो हमने उठा के इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड बनाया है, फिर लीजिंग के लिए US गैप में फलाना स्टेटमेंट थी हमने वो फॉलो कर ली, फिर नॉन करंट एसेट्स के लिए कैनेडियन एक बॉडी ने एक स्टैंडर्ड बनाया था, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, फिर इंडिया वालों ने एक मुदारबा की अकाउंटिंग के ऊपर एक स्टैंडर्ड निकाला है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो उन सारे अलग अलग स्टैंडर्ड को पकड़ के एक बाल्टी में इकट्ठा करके गोल गोल घुमाएं तो क्या ये जनरल पर्पस फ्रेमवर्क बन गया? नहीं, क्योंकि अगर मैं IFRS की बात करूंगा तो IFRS वालों ने अपने एक स्टैंडर्ड में जो बात की और दूसरे स्टैंडर्ड में जो बात की वो एक दूसरे से रेजोनेट करती है, सपोर्ट करती है। तो अगर मैं अलग अलग बॉडीज़ के अलग अलग स्टैंडर्ड उठाऊं, उनको एक जगह इकट्ठे कर दूं, तो मैं उसको जनरल पर्पस फ्रेमवर्क नहीं कहूँगा। तो इस पे ओपन बुक सपोर्टेड एक सवाल आया था पेपर में, ये स्टैंडर्ड का एक अपेंडिक्स है जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं।
तो पेपर में सवाल आया गया था कि एक जजीरे पे आप पहुंचते हैं, एग्जैक्टली एक जजीरे पे आप पहुंचते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉपर अकाउंटिंग सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, व्हाट आर द क्राइटेरिया जो आप देखेंगे ये जानने के लिए कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। और बच्चों ने 210 में बीच में जो लिखा हुआ वो नेचर, पर्पस और वो वाली बातें लिखना शुरू कर दी हैं बगैर देखे कि एक सेपरेट अनेक्जर है जो बताता है कि वो ज्यूरिसडिक्शन जहाँ पे कोई स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन या प्रिस्क्राइब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उस तरह से मौजूद नहीं है, वहाँ क्या करेंगे। तो स्टैंडर्ड की गाइडेंस क्या थी कि एक तो ये है कि ऑडिटर कंपेयर कर ले अकाउंटिंग कन्वेंशन जो एग्जिस्टिंग को एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है उनके साथ। एक ये है कि आप देख लें कि क्या वहाँ के लोगों को उससे वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो जो इन्फॉर्मेशन के 4-5 फीचर्स हैं, रेलेवेंट हो, कंप्लीट हो, रिलायबल हो, न्यूट्रल हो, अंडरस्टैंडेबल हो। अगर उस स्टैंडर्ड से बनाए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये सारे एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन मुझे नज़र आ रहे हैं तो मुझे उसको एक्सेप्ट कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि उनके अपने सेट किए हुए जो चीज़ें हैं वो ही वहाँ के लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, रिलायबल नहीं इन्फॉर्मेशन दे रही। अब वो कहेंगे कि भाई रिलायबल नहीं दे रही, कोई बात नहीं, हम तो खुश हैं। तो मैं कहूँगा यार तुम लोग जितने मर्जी खुश हो, समझ तो आनी नहीं फाइनेंशियल से। तो उनने कि जी फाइनेंशियल समझनी किसने होती हैं। तो मैं कहूँगा अगर आपको इतना ही नहीं पता तो फिर मेरा सलाम है आपको, फिर वो मुझे कत्ल कर देंगे और कहानी एंड हो जाएगी। चूँकि वो जजीरे वाले तो इस बात पे नाराज़ हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मैं पहले देखूँ कि कोई इंटरनेशनल से मिलती जुलती चीज़ मिल जाए, फिर मैं देखूँ कि कम अज़ कम मतलब एक अच्छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो फीचर होते हैं, दुनिया के जितने भी रूल्स बने होंगे वो फाइनेंशियल्स को, वो रूल कहीं ये नहीं कहेंगे फाइनेंशियल में झूठ बोलो, कहीं ना कहीं वो ये बोलेंगे फाइनेंशियल में सच बोलो। फाइनेंशियल साफ दिखे, रेलेवेंट हो, जिन यूज़र्स के लिए बन रही है उन वो उसको रिलेट कर सकें, कंप्लीटनेस है, कोई चीज़ मिस ना हो, अकाउंट्स रिलायबल बने हुए हो, न्यूट्रल हो। किसी ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट के एक बंदे को एक टॉपिक अच्छा आता था तो उसने डिस्क्लोजर ज़्यादा डाल दिए, एक टॉपिक हल्का आता था उसने डिस्क्लोजर कम कर दिए। अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। अगर ये फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं तो मेरे लिए वो एक्सेप्टेबल है। सर अगर 3 मिल रहे हैं, 2 नहीं है, तो ये हो सकता है 2 पास से ऐड करके हम जी। अब अगर तीन मिल रहे हैं और 2 नहीं मिल रहे हैं तो प्रॉब्लम ये है कि मैं हूँ ऑडिटर, अकाउंट्स बनाना उनके ज़िम्मे, फ्रेमवर्क की सिलेक्शन उनके ज़िम्मे। या तो मैं उनको सजेस्ट कर दूँ कोई अच्छा फ्रेमवर्क के वो जिसको अडॉप्ट कर लें, और अगर नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी तरफ से फाइनेंशियल में 3-4 चीज़ें ऐड करूँ और उसको ऑडिट कर दूँ, क्योंकि थ्योरेटिकली स्पीकिंग हम अकाउंट्स नहीं बनाते, हम ऑडिट करते हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम सब करते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली स्पीकिंग हमने अकाउंट्स हमने नहीं बनाने। तो कहीं पे भी हमने ऐसी बात नहीं लिखनी कि हम अकाउंट्स खुद बना देंगे और मसला हल हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि कलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन डिवाइस टू सूट इंडिविजुअल प्रेफरेंसेज इज नॉट एन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अलग अलग अकाउंटिंग कन्वेंशंस की एक कलेक्शन, जैसे मैंने कहा ना कि एक बाल्टी में आपने सारे अलग अलग स्टैंडर्ड इकट्ठे कर दिए, उसको गोल गोल घुमाया और कह दिया लो जी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, अलग अलग चीज़ें एक जगह इकट्ठी कर देने से जो चीज़ बनेगी वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होंगे। यहाँ तक बात समझ आई? तो हम जितनी भी डिस्कशन कर रहे हैं इस वक्त एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। प्री कंडीशन मौजूद नहीं है, कहानी बड़ी आसान सी है। प्री कंडीशन मौजूद नहीं, ऑडिट छोड़ देना चाहिए, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट से डिस्कस करें और आप ऐसा ऑडिट एक्सेप्ट ना करें अनलेस के कानून ने आपको मजबूर किया, आपको अपॉइंट एसीसीपी नहीं किया, आपने कहा जी ये तो प्री कंडीशन नहीं है मैं एक्सेप्ट नहीं करता, तो उन्होंने कहा भाई हम अपॉइंट कर रहे हैं ना, कर लो एक्सेप्ट, एंड पे दे देना ख़राब ओपिनियन। मैं कहूँगा जी जिनका फ्रेमवर्क ही ठीक नहीं है मैं क्या साफ ओपिनियन दूंगा। उनका कोई मसला नहीं, ख़राब ओपिनियन दे दो, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर लॉ मजबूर करे तो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम ऐसे ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करते जहाँ पे इस तरह से। इवन एक्सेप्टेंस के बाद भी मैनेजमेंट दोषावत गवर्नेंस को स्कोप लिमिटेशन परवेसिव नेचर की लगा दें, बड़े नेचर की लगा दें, जिसकी वजह से हम ओपिनियन ना दे सकें, हमें डिस्क्लेमर देना पड़ रहा हो। अब कैफ के अंदर ये हमने समझा हुआ है कि डिस्क्लेमर क्या चीज़ है। तो अगर हमें डिस्क्लेमर देना पड़ रहा हो, इतनी बड़ी स्कोप लिमिटेशन हो, तो आइडियली बजाय इसके कि मैं एंड पे जाके सारा ऑडिट खत्म होने के बाद कहूँ सॉरी मैं कोई ओपिनियन नहीं दे सकता, दिस इज़ बेटर कि मैं आज कह दूँ, अपॉइंटमेंट के वक्त कह दूँ सॉरी भाई मैं आपको ऑडिट नहीं कर सकता। क्लियर? अनलेस
कानून ने मुझे मजबूर किया। कानून मजबूर करते फिर तो जो कानून कह रहा है, जब भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और लॉ इनका आपस में क्लैश हो, हमेशा लॉ प्रिवेल करेगा, हम हमेशा लॉ की सुना करेंगे। कानून कैसे मजबूर करेगा चीज हमने कोई एग्जांपल? जी कानून कैसे मजबूर करेगा? कानून ये कहेगा कि देखो आपने एंड पे ख़राब ओपिनियन देनी है, दे दो, लेकिन अगर आप ऑडिट ही नहीं करोगे और पाकिस्तान के सारे ऑडिटर कहेंगे हमने ऑडिट ही नहीं करना, तो यूज़र को पता ही नहीं लगेगा कि ये कंपनी इतने बड़े मसले कर रही है जिसकी वजह से इनके अकाउंट्स पे भरोसा नहीं है। आप एक्सेप्ट करो, एंड पे आप कह देना कि इतना बड़ा एविडेंस मिसिंग था कि मैं कुछ नहीं कर सका, अकॉर्डिंगली मैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा हूँ। ऑडिटर को बड़ी इनडिसेंट लगती है बात कि वो पूरा ऑडिट गुजारने के बाद एंड पे कहे सॉरी मैं ओपिनियन नहीं दे रहा और पैसे लेके चला जाए। फिर ऑडिटर ये बात दिखेगा कि उसको लॉ ने बिल्कुल। अब ऐसे में क्या होगा, 706 ने एक एग्जांपल दी है, वो ये कहता है कि अगर ऑडिटर इस तरह की जगह पे मजबूर हो जाए तो दे दे डिस्क्लेमर, बट एक अदर मैटर पैराग्राफ में वजाहत बयान कर दे कि जी मेरे ऊपर क्या मुश्किल पड़ी थी जिसकी वजह से मैंने ये काम किया। ये सारी बातें भी आगे स्टैंडर्ड्स में हमारे एक एक करके आती जा रही होंगी इंशाल्लाह। डन। अब लेटर ऑफ एंगेजमेंट, प्री कंडीशंस पूरी हो गई। ऑडिटर ने जो बुनियादी शर्तें रखी थी, प्रेमाइज और एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फ्रेमवर्क, क्लाइंट ने वो मान ली हैं। क्लाइंट ने आपको अकाउंट्स दिखाए, फ्रेमवर्क दिखाया, आपने मान लिया। प्रेमाइज का वादा आपने उनसे साइनिंग में ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर बेसिकली टर्म्स ऑफ रेफरेंस है कि मैं ऑडिट करने आ रहा हूँ, ये शराइतें और इन शराइत के मुताबिक होगा। स्टैंडर्ड कहता है कि आपने एंगेजमेंट लेटर में 5 बातें हमेशा बतानी है। वो 5 बातें क्या होंगी? स्कोप, कौन सी कंपनी का, कौन से ईयर के, कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आप ऑडिट कर रहे हैं। एंगेजमेंट लेटर है। एंगेजमेंट लेटर क्या है? टर्म्स ऑफ ऑडिट तय हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ उसमें तय होनी चाहिए कि क्या ऑब्जेक्टिव और क्या स्कोप है, कौन सी कंपनी, कौन सा ईयर एंड, किस किस्म के फाइनेंशियल्स का आप क्या करने आए हो जी, ऑडिट करने आए हैं। एक ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब और स्कोप का क्या मतलब? जी, स्कोप का मतलब है कि इसमें चीज़ क्या कवर होगी, यानी कि इस असाइनमेंट में क्या कवर होगा। ये असाइनमेंट जो है वो एक ऑडिट है और इसमें हम इस कंपनी के इस ईयर के ये वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कवर करेंगे, ये हो गया उसका स्कोप। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक जनरल पर्पस ऑडिट करने आए हैं जो कि ये चेक करेगा कि इनके अकाउंट सही बने या नहीं बने। तो ये असाइनमेंट कौन सी है जी? ऑडिट है। इसमें होगा क्या जी, ये वाले ईयर के ये वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम चेक करेंगे। तो ये तय हुआ। फिर ये बातें तय होना ज़रूरी है कि उनके ज़िम्मे क्या है और हमारे ज़िम्मे क्या है। मैनेजमेंट के ज़िम्मे है प्रेमाइज फॉलो करना, मैनेजमेंट के ज़िम्मे है सपोर्ट प्रोवाइड करना। ऑडिटर के ज़िम्मे क्या है? ऑडिट करना, रीजनेबल एश्योरेंस लेना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही। फिर फ्रेमवर्क कौन सा होगा जिसके मुताबिक ऑडिट होगा। एंड बाय द एंड ऑफ ऑल हम आखिरी बात ये करेंगे कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट जो कि एंड पे दी जाएगी। देखिए, मैं एक बंदे से कहता हूँ कि जी आओ ज़रा एसी ठीक कर दो हमारा, वो सर्विस प्रोवाइडर आता है, एसी को ऐसे ऐसे करके कुछ करता है। बाय द एंड ऑफ दिस एक्टिविटी मैं एसी को चलाता हूँ, उसमें से ठंडी हवा आती है, मैं कहता हूँ हाँ जी तुम्हारा काम पूरा हो गया। एक बंदे से कहता हूँ मेरी कुर्सी टूटी हुई है आके ठीक कर दो, वो आता है, तो बाय द एंड ऑफ दैट असाइनमेंट वो मुझे एक ठीक हुई हुई कुर्सी दे के जा रहा है। मैं एक बंदे को बुलाता हूँ, कहता हूँ ज़रा ऑडिट कर दो, वो एंड पे मुझे क्या दे के जा रहा है, इस सर्विस का आउटपुट क्या है। शुरू में बताना क्लाइंट को ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि क्लाइंट सोच रहा हो कि एंड पे ऑडिटर अकाउंट्स का एक बड़ा लंबा चौड़ा सा सेट बना के हमें देगा, उसके बाद ये 15 तरह की और चीज़ें देगा, कंट्रोल्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट देगा। नहीं, शुरू में उनको रफ आइडिया दे दें, रेफरेंस दे दें, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट टू बी इशूड। आप उनको आइडिया दे दें कि भाई हम लोग रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018 के मुताबिक या हम ISS 700 के मुताबिक आपको एक रिपोर्ट दे रहे होंगे। ज़रूरत पड़ने पे हम 705 या 706 के हिसाब से उसके अंदर कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक रेफरेंस दे देना है कि किस किस्म की रिपोर्ट और आपका आउटपुट क्या है, यानी हम क्या करने आए हैं, मेरी जिम्मेदारी क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, एंड बाय द एंड ऑफ दिस ऑल एक्टिविटी व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम माई सेल्फ। मेरी तरफ से आपको क्या मिलेगा, मेरी तरफ से आपको इस तरह की एक रिपोर्ट मिलेगी जो कि
इस तरह की शक्ल की होगी। एक रफ आइडिया दे दें, आप स्टैंडर्ड का बता दें, आप उस कानून का बता दें जिसके मुताबिक आपने रिपोर्ट देनी है। नहीं, असल में हम ये जितने भी स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल ऑडिटर के पढ़ रहे हैं। इंटरनल ऑडिटर का जिक्र है एक स्टैंडर्ड में हम थोड़ी सी देर के लिए करेंगे, बट हमारे पूरे पेपर का स्कोप ये है कि वी आर अ सर्विस प्रोवाइडर जो कि एक्सटर्नल ऑडिटर है। सर ये अपने रेफरेंस दे रहे होते हैं तो इसमें ये बात शामिल होती है कि हम किसी भी किस्म की रिपोर्ट दे सकते हैं? जी बिल्कुल। अब देखिए, हम कहते हैं एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट टू बी इशूड बाय ऑडिटर, फिर एक स्टेटमेंट दैट डेविएशन में बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट, कि देखिए ये 700 की साफ सुथरी रिपोर्ट है, ये होगी, बट ज़रूरत पड़ने पे इसमें इस तरह की लेफ़्ट राइट हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। ख़राब होगा तो मैं एडवर्स ओपिनियन दे दूंगा, ऐसा होगा तो मैं ऐसा दे दूंगा। तो ये हम लोगों ने 5 बातें लाजमी करनी है। उसके बाद स्टैंडर्ड ने 2 कैटेगरीज बताई, एक कोर पैरा में बताई है और एक एप्लीकेशन पैरा में बताई है। अब ये प्रॉब्लम है ऑडिट के स्टैंडर्ड का। ऑडिट के स्टैंडर्ड ना आपको ऐसे ऐसे पढ़ने पड़ते हैं। उसमें पहले नंबरिंग वाले पैराग्राफ होते हैं, वो कहलाते हैं कोर पैराज। फिर आगे एप्लीकेशन पैराज होते हैं A1, A2, A3। तो होगा ये पैरा नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन होगी A4 और A5 में, फिर पैरा नंबर 6 की एक्सप्लेनेशन होगी शायद A7 से लेके A11 में। तो होता ये है कि यूज़र पहले वो पढ़ता है, फिर ये पढ़ता है, फिर वो पढ़ता है, फिर ये पढ़ता है। मैंने नोट्स में ही काम सीधा कर दिया, वो चीज़ें जो कोर वाली थी वो सारी डाल दी, और एप्लीकेशन में से जितनी भी काम की थी वो उनके नीचे उस रेलेवेंट जगह डाल दी, रादर देन के पहले कोर पूरे ख़त्म हो, फिर एप्लीकेशन शुरू और फिर बाद में बंदा जोड़ता ही रह जाए। सर हमें कैसे पढ़ने वाले सारे कोर पढ़ने के, कोर एप्लीकेशन? अब अगेन एक दफ़ा स्टैंडर्ड आपने पढ़ लिया तो पहला तो काम क्या है, सोने से पहले आज रात क्या करना है, हमने 210 पढ़ा होगा, एक दफ़ा तेज़ी से उसको स्किम कर लिया दोबारा से। क्लास वाली बात हवा में हुई थी, स्लाइड पे हुई थी, आपने घर जाके जब उसको उस किताब को, जिस किताब में से निकली हुई स्लाइडें मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, आपने जब उसे देख लिया तो क्या हुआ कि मैप आपके जहन में छप गया। वीकेंड पे बैठना है, वीकेंड पे 210 नामी ओरिजिनल स्टैंडर्ड ओपन करना है, एक दफ़ा मेरी समरी दोबारा से देखनी है 2 ढाई 3 सफ़े की। उससे क्या हुआ, स्टैंडर्ड 15 मिनट में दोबारा से रिफ़्रेश हो गया। अब स्टैंडर्ड उठाने और पहली रीडिंग में सिर्फ कोर पैरा शुरू से लेकर एंड तक पढ़ डालना है, रिक्वायरमेंट से शुरू करना है। शुरू में वो कुछ दिबाचा कि अच्छा स्टैंडर्ड की यूँ ज़रूरत पेश आई है, फलाना फलाना फलाना, आइडियली शुरू करना चाहिए रिक्वायरमेंट से। रिक्वायरमेंट से लेके एक दफ़ा कोर पैराग्राफ पढ़ लिए जो कि मुश्किल से 2-3-4 सफ़े में ख़त्म हो जाएंगे। उसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड की एक एग्जेक्टिव समरी आपके पास आ जाएगी जो 100% रेजोनेट कर रही होगी इन नोट से। फिर उसके बाद दोबारा कोर में गए और कोर में कुछ पैरास के एंड पे ब्रैकेट में लिखा होगा CA1, A5, A7, उनको जाके देखा। अगेन मैंने फिर कल बताया था कि 3-4 तरह के पैराग्राफ होंगे जिसमें एक्स्ट्रा बुलेट्स नज़र आ रही हैं, वो काम का एप्लीकेशन पैरा है। जिसमें इतना मोटा पैराग्राफ है जिसमें वो रेफरेंस दे रहे हैं कि याद करो वो उस स्टैंडर्ड में बताया था, क्रॉस कर देना है। जिसमें वो वजाहत बयान कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी एंगेजमेंट लेटर रिटर्न होना चाहिए, और वजाहत में लिखा है रिटर्न इतनी अच्छी चीज़ है कि याद रहता है। तब ये एक ऐसी वजाहत है जो सुन के समझ आ गई, उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बाय द एंड ऑफ दिस एक्टिविटी एप्लीकेशन पैराग्राफ में से गिनती के चंद पैराग्राफ हाईलाइट होंगे और उतने ही हमें चाहिए। फिर आपने जब स्टैंडर्ड बंद कर दिया तो एक दफ़ा एक काम करेंगे, मैंने इन हैंडआउट्स के हर स्टैंडर्ड के एंड पे एक लिस्ट दी हुई होगी, इस स्टैंडर्ड के ये पैराग्राफ हैं काम के, उनको एक दफ़ा अपने पास देख लेना है कि क्या आपने एट अ मिनिमम वो हाईलाइट किए हुए। अगर उनमें से कोई मिस हो गया है उसको हाईलाइट कर दें, क्योंकि वो काम का स्टैंडर्ड है, शायद पैरा है, शायद आपको उतना काम का नहीं लग रहा, मुझे काम का लग रहा है, तो वो आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी बेहतरी ला सकता है। तो ये हमारा पैटर्न है जो कि मैं बता रहा था कि हमने इस तरह से करना है कि जी पहले क्लास अटेंड करके तो कोर पैराज हमेशा सारे पढ़ने और एप्लीकेशन पैराग्राफ को तेज़ी से देखना है, नफ़रत से देखना है, क्रॉस करते जाना है। जब आप पहली दफ़ा स्टैंडर्ड पढ़ के आएंगे ना तो कुछ और बातें भी मैं बता रहूँगा, मैं कुछ एग्जांपल दे रहूँगा कि देखें फलाना पेज, फलाना पैरा उसमें ऐसे करना था, उसमें ऐसे करना था, उसमें ऐसे करना था, तो चीज़ें थोड़ी सी और बेहतर एक्सप्लेन भी हो रही होंगी। चलें जी आगे। हमने कहा प्रिंसिपल कंटेंट हमेशा आएंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड ने हमें 2 तरह के एरिया बताए। उसने कहा जजमेंट के हिसाब से अगर आपको ज़रूरी लगे तो आप ये फलाना डिस्कशन भी कर सकते हैं, और एक आध जगह उन्होंने कहा कि अगर ये चीज़ रेलेवेंट हो, अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करती हो तो फिर आपको ये भी डिस्कस कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जजमेंट रिक्वायर्ड है, ऑप्शनल कंटेंट, कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जिधर हर चीज़ लिख के तय कर लेनी चाहिए।
भाई आपने कुछ बातें तो ज़बानी ये कुछ बातें तय कर ली, ये 5 बातें। उसके अलावा फ़ी वाली बात, कुछ और इस तरह की बातें ऐसी होती हैं जो बंदे के जहन में होता है कि यार अब क्या हर बात लिखी जाए, कुछ बातें ज़बानी भी डिस्कस होती हैं। बट अगर आपको लगे कि कुछ चीज़ें इनसे तय हो जानी चाहिए, स्कोप ऑफ ऑडिट थोड़ा सा और तय कर लें, इनसे कौन कौन से कागज़ चाहिए वो थोड़ा सा और तय कर लें, कुछ और बातें इनसे अच्छी तरह से तय कर लें, तो वो लिख लेनी चाहिए। आपको लग रहा है कि कोई और कम्युनिकेशन होगी, वो हमें तय कर लेनी चाहिए। इंटरनल इनहेरेंट लिमिटेशन ऑडिट की वजह से और इंटरनल कंट्रोल्स की वजह से कुछ मसलों मसाइल होंगे, आप वो इनके साथ डिस्कशन कर लें। प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट से रिलेटेड, कंपोजिशन ऑफ टीम से रिलेटेड, मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन बनाना कि भाई हमें आपसे राइटिंग में चीज़ें चाहिए होंगी। ये वो चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड ने कहा है कि अगर आपको लगे तो तय कर लें और ना लगे तो बेशक मत तय करें। अगर आपको लगता है कि ये क्लाइंट ऐसा है कि जिसके साथ ये वाली डिस्कशन करने में फ़ायदा है तो कर लें, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स अंडरस्टूड होती हैं। हर बात आपको क्लाइंट से लिख के नहीं करनी होती, बट अगर बहुत ही लीचड़ किस्म का क्लाइंट हो, बहुत ही अजीब किस्म का क्लाइंट हो और आपको लगे कि ये तो यहाँ पे बड़ी आवाज़ारी होगी, तो बेहतर है कि फिर आप राइटिंग में तय कर लें। डन। तीसरा, इफ़ रेलेवेंट, ये वो सिचुएशन है जो तब होंगी जब इन्वॉल्वमेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व हों, अगर एक्सपर्ट हो तो आपको एक्सपर्ट के बारे में तय करनी चाहिए, लेकिन अगर एक ऐसा ऑडिट है जिसमें एक्सपर्ट की ज़रूरत ही नहीं तो फिर नहीं। इंटरनल ऑडिटर की अगर ज़रूरत हो, आप उनको अरेंज करना चाहें, पिछले ऑडिटर से अगर रब्ता करना हो, कोई लिमिटेशन आपकी लाइबिलिटी पे हो, किसी किस्म का आपके कोई लिमिटेड लाइबिलिटी हो, कोई ऑडिटर एंटिटी के दरमियान कोई फर्दर अरेंजमेंट हो, यानी स्टैंडर्ड ने एक तीसरी लिस्ट दे दी। एक लिस्ट थी फंडामेंटल लाजमी होने चाहिए, एक लिस्ट दे दी कि अगर आपको ज़रूरी लगे तो तय कर लें, और तीसरी लिस्ट है इफ़ रेलेवेंट। तो इफ़ रेलेवेंट और पिछली लिस्ट में फ़र्क क्या है? ये वाली चीज़ के कंटेंट तब आएंगे जब एप्लीकेबल होंगे, और अगर एप्लीकेबल नहीं हुए तो नहीं आएंगे। और पीछे वाले जजमेंट बेस्ड थे, आपका दिल करे तो सारी बातें लिख लें, दिल करे तो इनमें से कुछ बातें लिख लें। तो ये 3 तरह के इसमें एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट्स। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? एक स्टेप आगे चलते हैं। हमारी कोशिश होगी कि एक सेटिंग में या एक लेक्चर में एक स्टैंडर्ड अगर शुरू हो तो फिर उसको अच्छी तरह से उसका मैप बना के कवर कर लें, ताकि उस क्लास के एंड पे आपके पास एक कम से कम एक स्टैंडर्ड हो कि हाँ भाई दिस इज़ द स्टैंडर्ड जो हमारा आज का टारगेट है। अगर कंपोनेंट्स को ऑडिट करना हो, ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं भला? कंपोनेंट्स, एक ग्रुप के कंपोनेंट्स, सब्सिडरी वगैरह, एक होल्डिंग कंपनी। अब मैं होल्डिंग का ऑडिटर भी हूँ और मैं कंपोनेंट का ऑडिटर भी हूँ, यानी मैं सब्सिडरी का भी ऑडिटर हूँ। सवाल ये है कि क्या एक एंगेजमेंट लेटर होल्डिंग को दे दूँ और उससे कंपोनेंट भी कवर हो जाए, या होल्डिंग को अलग से दूँ और कंपोनेंट को अलग से दूँ? क्या करूँ? क्या आइडियल लग रहा है? मेन एंगेजमेंट लेटर लिख के उसके नीचे कुछ नोट्स दे दूँ। अब सवाल ये है कि वो कंपोनेंट अगर तो 100% होली ओन्ड सब्सिडरी है, उसी बिल्डिंग में ही काम कर रही है जिस बिल्डिंग में ये मौजूद है, उसके डायरेक्टर भी वही हैं जो इनके डायरेक्टर्स हैं, उसके कर्ता धर्ता भी वही हैं जो इसके कर्ता धर्ता है, तो फिर ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वो एक दूर दराज किसी और मुल्क में बैठी हुई है सब्सिडरी, शेयर होल्डिंग हमारी 51% है, वहाँ के लोग अलग हैं, वहाँ की साइनिंग करने वाले लोग अलग हैं, तो फिर आइडियल यही है कि इनको अलग लेटर दूँ, उनको अलग लेटर। तो अब सवाल ये है कि क्या जब मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो कंपोनेंट के लिए सेपरेट लेटर देना चाहिए? ये डिपेंड करता है कुछ सवालों के ऊपर। उनको ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है? क्या उनको सेपरेट ऑडिटर रिपोर्ट दी जाएगी? लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? पेरेंट की ओनरशिप वहाँ पे कितनी है? कंपोनेंट की मैनेजमेंट पेरेंट से कितनी इंडिपेंडेंट है? अगर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, डिग्री ऑफ ओनरशिप कम है, उनके अलग लोग हैं, इनके अलग लोग हैं, तो दिस इज़ आइडियल कि उनको अलग लेटर दूँ, इनको अलग। और अगर एक ही ग्रुप है, उसी के लोग ही कंट्रोल कर रहे हैं, 95% शेयर होल्डिंग है, इन्हीं के 4 डायरेक्टर वहीं पे जाके बैठे हुए हैं, उधर ऑडिटर को अपॉइंट वही लोग करते हैं जो इधर अपॉइंट करते हैं, अगर सब कुछ इतना सिमिलर है तो शायद एक लेटर से मैं दोनों को कवर कर सकता हूँ। तो सवाल ये था
कि when auditor of a parent entity is also the auditor of component, the factor that may influence the decision whether to send a separate engagement letter वो ये है। डन। रेकरिंग ऑडिट्स में क्या करें? रेकरिंग ऑडिट का मतलब ये है कि आपने एक ऑडिट किया, अगले साल फिर आपको ऑडिट मिला, उस अगले साल फिर आपको ऑडिट मिला। अब बजाय इसके कि हर दफ़ा एंगेजमेंट लेटर फिर से बनाने बैठ जाऊँ, वाई नॉट के मैं पहली दफ़ा एक एंगेजमेंट लेटर लिखूं और कहूं कि मैं आपका जितने ईयर्स तक ऑडिटर अपॉइंट होता रहा ये एंगेजमेंट लेटर वैलिड रहेगा। ये बड़ी मज़े की बात है। ऐसा क्या हो कि ये करना मुनासिब नहीं है? कौन सी सिचुएशन में आप कहेंगे सर ये अप्रोच अच्छी नहीं रही? अगर स्कोप ऑब्जेक्टिव हर दफ़ा सेम है, अगर फ्रेमवर्क हर दफ़ा सेम है, फिर तो एक लेटर से काम चल जाना चाहिए। तो फिर कहाँ एक लेटर से काम नहीं चलेगा? डायरेक्टर्स अगर चेंज हो रहे हो, उनकी इंतज़ामिया चेंज हो रही हो, जिन्होंने साइन किया था वो चेंज हो, मेरी टीम में कोई चेंज आ रही हो, टर्म्स में कोई चेंज आ रही हो, फ्रेमवर्क में कोई चेंज आ रही हो, इसका मतलब है कि अगर कुछ मेजर चेंजेस हैं विच रिक्वायर, तो फिर हमें ऐसा करना होगा। ऑडिटर में डिसाइड नॉट टू सेंड अ न्यू एंगेजमेंट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर और अदर रिटर्न एग्रीमेंट ईच पीरियड। हो सकता है ऑडिटर ये डिसाइड करे कि वो नया एंगेजमेंट लेटर नहीं देगा हर साल। फॉलोइंग फैक्टर में मेक इट अप्रोप्रिएट टू रिवाइज टर्म्स और टू रिमाइंड। कुछ ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि रिमाइंड करने की ज़रूरत है, दोबारा देने की ज़रूरत है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है, कोई रिवाइज या स्पेशल टर्म्स हैं, सीनियर मैनेजमेंट में कोई चेंज है, ओनरशिप में कोई चेंज है, नेचर और साइज ऑफ द एंटिटी में कोई चेंज है, फ्रेमवर्क में कोई चेंज है, कोई अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में चेंज है, देयर कैन बी एनी चेंज जिसकी वजह से यू मे डिसाइड कि मैं रिकरिंग ऑडिट पे एक नया एंगेजमेंट लेटर दूँ। ये बाद में पता लगेगा। इसका मतलब है मैं शुरू में एक एंगेजमेंट लेटर से काम चला लूँ, उसमें लिखा हो कि जब तक हमारी टर्म्स चेंज ना हो ये लेटर वैलिड रहेगा, और फिर जब जब मुझे मौका मिले, जब जब कोई ऐसा हो, मेरी मैनेजमेंट में चेंज, उनकी मैनेजमेंट में चेंज, अंडरस्टैंडिंग में चेंज, स्कोप में चेंज, फ्रेमवर्क में चेंज, कोई भी ऐसी चेंज विच रिक्वायर कि नहीं भाई अब नई बातें नए लोगों से तय होनी चाहिए, तो फिर हम नया एंगेजमेंट लेटर देते हैं। जैसे अगर ऑडिटर की अपनी टीम में कोई चेंज है, ठीक है, अब वो उन्हें कन्वे करना है, तो दोबारा एक नया एंगेजमेंट लेटर ही दोबारा करना पड़ेगा या एक सेपरेट सिर्फ ये चीज़? असल में एक लेटर जिस पे दोबारा से साइन हो वो एक सेपरेट लेटर ही माना जाएगा। हमारा एक बंदा जो उसको ऑडिट करता था वो फर्म छोड़ के चला गया, हमारा एंगेजमेंट पार्टनर फर्म छोड़ के चला गया, चार पार्टनर में सब एक नया बंदा आया है। अब नया बंदा है तो उसने ना पिछली चीज़ साइन की हुई है, ना उसको पता है कि वहाँ क्या चल रहा था, तो दिस इज़ बेटर कि उसके नाम से दोबारा से एक कागज़ आए और री साइनिंग हो जाए। तो ये एक अप्रोच, ये चीज़ हमारी डिस्कस हुई। चेंज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। आप ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट करते करते क्लाइंट बीच में अचानक से आता है और कहता है जी एक काम करते हैं, टर्म्स चेंज करते हैं। तो क्या क्लाइंट की बात हम फ़ौरन से मान जाएं? ऑडिट करते करते वो हमें कह रहे हैं कि टर्म्स चेंज कर लें, तो ये बात हमें फ़ौरन से नहीं माननी चाहिए। और क्या इनकार कर दें? इनकार भी नहीं करना, उनकी सुन लें वो क्या कहते हैं। स्टैंडर्ड ये कहता है कि चेंज 3 में से किसी एक वजह से आएगी। नंबर 1, कोई जेन्युइन चेंज होगी सर्कमस्टांसेस में, वाकई हालात चेंज हो गए होंगे जिसकी वजह से वो चेंज करने का कह रहे हैं। नंबर 2, वो आपके स्कोप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, स्कोप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो आपको चाह रहे हैं कि जी आप एक काम इस तरह से अब ना करें। रीज़न नंबर 3, शायद एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जब दोनों मिलके क्लियर करना चाह रहे हैं। तो अगर पूछा जाए कि चेंज ऑफ टर्म्स ऑडिट एंगेजमेंट के क्यों क्यों होते हैं, तो पॉसिबल मोस्ट पॉसिबल रीजंस हैं 3। मिसअंडरस्टैंडिंग जिसकी क्लैरिटी चाहिए, कोई नई चेंज सर्कमस्टांसेस में विच रिक्वायर द चेंज, और तीसरा वो आपको रोक रहे हैं कि जी हम सोच रहे थे कि आप डेटर्स में बहुत डिटेल में ऑडिट कर रहे हैं, हम ज़रा लिख लें कि डेटर्स का आप ऑडिट ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। तो क्या मानने वाली बात और क्या मानने वाली बात नहीं है? क्या माने? एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो चाहते हैं कि क्लैरिटी आ जाए अल्फाज में, ये बात समझ आती है। हालात चेंज हो गए, उन्होंने कहा जी अब आप 20 नहीं 10 ब्रांचेस को ऑडिट करेंगे। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा 10 ब्रांचेस जल गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, अब हालात ही बदल गए हैं। तो
कुछ जेन्युइन सिचुएशन है वो मान जाना चाहिए, लेकिन जहाँ स्कोप को लिमिट कर रहे हैं नहीं मानना चाहिए। तो स्टैंडर्ड ने कहा देयर कैन बी 3 सिचुएशन, चेंज इन सर्कमस्टांसेस, मिसअंडरस्टैंडिंग, रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप। तो ऑडिटर उनकी बात मानेगा अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो, और अगर कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन ना हो तो फिर नहीं मानेगा। तो रीज़न 1 और 2 को आप रीजनेबल कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन रीज़न नंबर 3 को आप रीजनेबल कंसिडर नहीं कर सकते। तो चेंज इन टर्म्स की अगर फरमाइश आती है तो सिचुएशन के हिसाब से आपको मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो एक चौथा पॉइंट वही दोबारा जो आप कह रहे थे, हर केस में आ सकता है, लीगल कोई लॉफुली। हाँ, अगर देखें ना, अगर तो मजबूरी ये है कि जी वो कहें इसलिए चेंज करना पड़ा है कि पहले हमारा ऑडिट मैंडेटरी था, अब वो कह रहे हैं अब आपने ऑडिट नहीं, आपने सिर्फ रिव्यू कराना है, इसलिए हमें चेंज करना पड़ा है। और जी कानून ने हमें कहा, कानून के लिए हम कर रहे थे, अब वो कानून ने कह दिया है तो बस ख़त्म कहानी। अब चाहे रिव्यू से उनको हल्की एश्योरेंस मिले, लेकिन जब उनकी नीड ही ख़त्म हो गई ऑडिट की, उनकी बॉडी ने ही नीड ख़त्म कर दी है, तो बस ठीक है, फिर मुझे मान जाना चाहिए। कभी कभी हो सकता है वो आपसे कहें कि जी हम ऑडिट करवा रहे थे, एक काम करते हैं इसको रिव्यू की तरफ ले जाते हैं, या इसको रिलेटेड सर्विस की तरफ, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की तरफ चले जाते हैं, आपने 4 काम कर लिए, बस कर लिए, अल्लाह शुक्र, इसके आपको पैसे दे देते हैं। क्या ये बात माननी चाहिए? फिर वही सियासी जवाब, इट डिपेंड्स। अगर तो वाकई ही लॉ की एक ऐसी चेंज है जो वो उन्हें कह रहा है कि अब ऑडिट नहीं रिव्यू कराओ, तो फिर तो इसका मतलब है अगर उनके पास एक रीज़नेबल जस्टिफिकेशन है इस चीज़ की कि हम क्यों सर्विस की कैटेगरी चेंज कर रहे हैं, तो मुझे मान लेना चाहिए। लेकिन अगली बात, वो कहते हैं जब आप रिव्यू पे जाएं ना या रिलेटेड सर्विस पे जाएं, तो दिस इज़ गुड कि आप उस रिव्यू की रिपोर्ट में मत लिखें कि हम पहले ऑडिट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं हम ऑडिट करने आए थे, बीच में हम रिव्यू पे शिफ्ट हो गए, ये हमारी रिपोर्ट है। अब यूज़र को समझ ही नहीं आएगा कि आप रीज़नेबल एश्योरेंस दे रहे हैं या लिमिटेड एश्योरेंस दे रहे हैं, किस किस्म की एश्योरेंस दे रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं। तो अगर तो आपको चेंज करवा के रिव्यू या रिलेटेड सर्विस पे लाया जाए तो आप जस्टिफिकेशन देखें, अगर जस्टिफिकेशन है मान जाएं, लेकिन फिर आप उसका जिक्र, रिव्यू का जिक्र ना करें। हाँ, अगर कोई रिलेटेड सर्विस है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है और आपने जितना काम कर लिया है वो काम जिक्र करना रिपोर्ट में ज़रूरी है, तो जिक्र कर दें। तो इसमें रूल ये है कि आप पहले देखेंगे रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या नहीं है। ऑडिट वर्क परफॉर्म टिल डेट ऑफ चेंज में भी रेलेवेंट हो सकता है, लेकिन आप उसका रेफरेंस नहीं देंगे कि आपने ओरिजिनल ऑडिट में क्या किया था और उसमें प्रोसीजर क्या लगाए थे। आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगी उससे, लेकिन एंड यूज़र को नहीं बताना कि मैं ऑडिट करने आया था, फिर मैंने आधा ऑडिट किया था, फिर मैंने आधा रिव्यू किया, तो उन्हें समझ ही नहीं आएगी कि एश्योरेंस किस लेवल की है। ऑडिटर मैनेजमेंट एग्री करेंगे और नई टर्म्स पे आएंगे। अगर ऑडिटर जो है वो एग्री नहीं करता उस चेंज पे और वो उसको ऑडिटर को कंटिन्यू भी नहीं करने दें ऑडिट, तो फिर ऑडिटर को चाहिए कि विड्रॉ करके भाग जाए, इज्जत से विड्रॉ करे, वो ऑडिट छोड़ दे और ये देखे कि क्या इस तरह की सर्कमस्टांसेस को, क्या दोषा विद गवर्नेंस को या ओनर्स को या इवन किसी अथॉरिटी SCCP टाइप के इदारे को बताने की ज़रूरत है कि देखें जी वो मुझे ऑडिट नहीं करने देते थे, ज़बरदस्ती मेरा स्कोप चेंज करा रहे थे, मैं क्या करता। तो ये एक पॉसिबिलिटी, चेंज टू रिव्यू या रिलेटेड सर्विस। क्लियर? एडिशनल कंसिडरेशन, 3 खास बातें, बस अब स्टैंडर्ड, अब क्लोजिंग चीज़ों की तरफ आ गया है। एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट, जब आप उनके फ्रेमवर्क को देख रहे होते हैं तो 3 तरह के स्पेशल केसेस जनरेट हो सकते हैं। उस वक्त आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये तय करना है कि क्या फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो स्टैंडर्ड ने आपको कोई टोटका बताया है, आप उस टोटके को फॉलो कर लें तो उससे आप उसको एक्सेप्ट कर सकेंगे। 3 एडिशनल कंसिडरेशन क्या है? 3, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है ना उनके, वो सप्लीमेंटेड बाय लॉ या रेगुलेशन हो। आप ऑडिट करने जाएं तो वो कहें आपने IFRS भी फॉलो करना है एंड फोर्थ स्केड्यूल भी फॉलो करना है, भी एक ये सिचुएशन हो सकती है। अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स आर सप्लीमेंटेड बाय लॉ या रेगुलेशन। दूसरा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपको बताया लॉ ने कहा भाई आपने ये फ्रेमवर्क फॉलो करना है। ऐसा केस जिसमें लॉ आपको कह दे कि ये फ्रेमवर्क फॉलो करना है और आपको शायद अच्छा भी ना लग रहा हो। और तीसरा, अगर ऑडिटर रिपोर्ट ही लॉ या रेगुलेशन बता दे
कि भाई आप जो मर्जी ऑडिट करो, रिपोर्ट ये वाली देनी है, ये 15 कंटेंट लिखने हैं जो हम बता रहे हैं। तो अगर इस तरह का कोई स्पेशल केस आ जाए कि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ लॉ का फ्रेमवर्क भी फॉलो करना हो, या लॉ ही बता रहा हो कि अकाउंटिंग फ्रेमवर्क कौन सा फॉलो करना है, या एक ऐसी सिचुएशन जिसमें वो आपको कह रहे हैं कि रिपोर्ट में ये कंटेंट आपने डालने, मतलब रिपोर्ट का कंटेंट भी वो बता रहे हैं, तो भाई ऑडिट तो हम कर रहे हैं, वो क्यों बता रहे हैं हमें। बट ऐसा हो जाए फिर क्या करें? जी, कंफ्यूजन है। सर ये जो एडिशनल कंसीडरेशन है ये प्री कंडीशंस में है? ये एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट, इस स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है, हम ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हैं और टर्म्स तय कर रहे हैं, उस वक्त कुछ एडिशनल चीज़ें आपके जहन में, कुछ एडिशनल कंसिडरेशन आपने फॉलो करनी है अगर ये स्पेशल केसेस हो। यूँ समझिए ये 3 स्पेशल केसेस हैं जो एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस हम अगर इसका सोल्यूशन निकाल लें तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यूँ समझिए कि जिस वक्त हम फ्रेमवर्क की एक्सेप्टेबिलिटी की डिस्कशन कर रहे थे ना, उस वक्त हमारे सामने ये सिचुएशंस आई हैं। अब इन सिचुएशंस के बाद क्या मैं उनको ऑडिट करूँ या ना करूँ, ये टोट के अब हम समझेंगे कि इस सिचुएशन में कैसे करें, इसमें कैसे करें और इसमें कैसे करें। सर ये बातें हम किस टाइम पे सोच रहे हैं? एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस वक्त हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनका फ्रेमवर्क समझ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमें इनको ऑडिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस टाइम पे। पहली चीज़, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सप्लीमेंटेड बाय लॉ या रेगुलेशन। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं और सप्लीमेंट हो रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में होता है, लिस्टेड कंपनी 4 स्केड्यूल भी फॉलो करती है एंड IFRS भी फॉलो करते हैं। अब इस तरह की सिचुएशन हो तो सबसे पहले तो मैंने देखना है कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं, IFRS क्या कहते हैं और 4 स्केड्यूल में क्या लिखा है। मुझे याद है पुराने ज़माने में एक कन्फ्लिक्ट हुआ करता था रीवैल्यूएशन सरप्लस के ट्रीटमेंट के ऊपर। कंपनी लॉ कहता था कि रीवैल्यूएशन सरप्लस को इक्विटी से बाहर निकाल के अलग से दिखाओ, और IFRS कहता था कि उसको इक्विटी के अंदर जो कंपोनेंट है रिजर्व्स के उस तरह से दिखाओ। तो फिर क्लैश आ जाता था। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ कह रहे हैं और लॉ वाले स्टैंडर्ड्स कुछ कह रहे हैं और आपने दोनों को फॉलो करना है, तो पहले कंपेयर करें और देखें कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं दोनों स्टैंडर्ड्स में। अगर कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है तो फिर मैनेजमेंट से एग्री करें क्या एडिशनल डिस्क्लोजर से वो एडिशनल रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे। IFRS ने कहा है कि ये चीज़ें बताओ, बता दी, 6 बातें बता दी। फिर लोकल लॉ ने दो नई बातें भी बताई हैं जो इन्होंने नहीं बताई, तो हम मैनेजमेंट से कहेंगे भाई फिर आप अपने नोट्स में डिस्क्लोजर में उन 2 बातों का भी तस्करा करेंगे। फॉर एग्जांपल हम उनसे कहेंगे कि भाई आप IFRS के मुताबिक इक्विटी को दिखाओ या लॉ के मुताबिक इक्विटी से बाहर निकल के रिवैल्यूएशन सरप्लस को दिखाओ और नोट्स में बता दो कि जी हम इसको किस तरह से ज़्यादा बेहतर कर सकते थे। तो अगर तो आप एडिशनल डिस्क्लोजर से वो यूज़र्स के जहन में आने वाली गलतफहमी दूर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो फिर मैं कहूँगा कि जहाँ आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रेमवर्क की डिस्क्रिप्शन दी हुई है ना, दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS एंड 4 स्केड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट, उस रिक्वायरमेंट को चेंज कर दें क्योंकि ये आपने उसे फॉलो किया है। जो उसे क्लैश आ गया ना, क्लैश आ गया तो किसी को फॉलो करेंगे और किसको फॉलो करना पड़ेगा, लॉ वाले को। तो फिर मैं कहूँगा कि भाई या तो उसको भी फॉलो करो और इसके एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर दे दो। ये नहीं कर सकते तो फिर ये मत लिखो कि हमने दोनों के मुताबिक अकाउंट्स बनाए हैं, फिर कहो एक के मुताबिक अकाउंट्स बनाए हैं। अगर वो इनमें से कोई एक बात मान जाए तो मसला हल है। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि IFRS कुछ और कह रहे हैं और जो लॉ ने फ्रेमवर्क बताया है वो कुछ और कह रहा है। सोल्यूशन एक के वो दोनों बातें ऐड कर लें, एक लॉ के मुताबिक बना के और एडिशनल डिस्क्लोजर से मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म कर दें। ऐसा कर दें, मैं खुश हो जाऊँगा। अगर ऐसा ना करें तो मैं कहूँगा अच्छा फिर वो आप अपनी डिस्क्रिप्शन चेंज कर दें, जहाँ आपने कहा ना हमें इन 2 के मुताबिक अकाउंट्स बना रहे हैं, वहाँ लिख दें 1 के मुताबिक बना हुआ है। इनमें से कम कोई एक बात अगर फॉलो कर ली तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी पॉसिबल नहीं है तो फिर मुझे देखना होगा कि मैं फिर 705 के मुताबिक इनकी ऑडिट में एंड पे क्या करूँगा। एक्सेप्ट तो कर लिया मैंने ऑडिट, लेकिन अब मैं देखूंगा कि अगर इन्होंने अकाउंट्स में झूठ बोला हुआ है या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की हुई है तो मैं अपने यूजर्स को बता दूंगा कि ये अकाउंट्स ठीक नहीं बने हुए। ये स्पेशल केस समझ आया? स्पेशल केस नंबर 2। तो जैसे अभी कोई कॉन्फ्लिक्ट है
नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये कन्फ्लिक्ट अपना बेहतर करते जा रहे हैं। 4th और 5th स्केजुअल ने भी अपने आप को सीखा है। जब 2017 का कंपनीज एक्ट आया ना, तो इन्होंने अपने आप को काफ़ी हद तक कंपेटेबल बना दिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से। सेम गोज़ विद एक फॉर्म 35A की रिपोर्ट हुआ करती थी पुराने ज़माने में ऑडिट की, और एक 700 की रिपोर्ट होती थी, बहुत फ़र्क आता था। अब इस वक्त लेटेस्ट लॉ है रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018, उसमें जो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है वो तकरीबन छापा है 700 वाली रिपोर्ट का। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के इतने करीब ले जाएं ताकि ये इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स वाले मसले ना आए। पुराने ज़माने का मैंने एक नॉन कन्फ्लिक्ट की एग्जांपल दी थी कि रिवैल्यूएशन सरप्लस, एक कहता था इक्विटी में दिखाओ, एक कहता था इक्विटी से बाहर निकाल के दिखाओ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। सेकंड क्या कैटेगरी है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब बाय लॉ। कानून ने कह दिया भाई पाकिस्तान में ये फ्रेमवर्क चलेगा। आप ऑडिट करने आए हो, इस तरह की कंपनी को ऑडिट करने आए हो, अच्छा जी आपके ऊपर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के वो वाले स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे। लिस्टेड को ऑडिट करने आए हो, अच्छा जी आपके ऊपर 4th स्केजुअल की ये रिक्वायरमेंट्स अप्लीकेबल। तो कभी कभी लॉ हमें बता देता है कि ये फ्रेमवर्क फॉलो करो, और आपको पता है लॉ से हम गड़बड़ नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम क्या है? अगर ऑडिटर डिटरमाइन करे कि ये फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? यूजर्स की नीड नहीं पूरी हो रही। बट एज इट इज़ प्रिस्क्राइब बाय लॉ, चूंकि लॉ ने प्रिस्क्राइब किया है तो ऑडिटर को एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा। तो ऑडिटर सिर्फ तब एक्सेप्ट करेगा जब 2 कंडीशंस फुलफिल हो रही हो। लॉ ने एक फ्रेमवर्क बताया, आप वो फ्रेमवर्क देख रहे हैं, उस फ्रेमवर्क के मुताबिक आपको नहीं लगता अच्छे अकाउंट्स बनेंगे, तो आपको असूलन ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि कानून कह रहा है एक्सेप्ट करो, कर ले, करना पड़ेगा। फिर भी हम कहेंगे कि हम तब करेंगे जब 2 शर्तें पूरी हों, दोनों की दोनों। पीछे हमने कहा था या ये या वो, इधर हम कहेंगे दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। क्या पूरी होनी चाहिए? नंबर 1, मैनेजमेंट एग्री करे कि वो एडिशनल डिस्क्लोजर से वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना फाइनेंशियल्स में, वो ठीक करे। जो लॉ ने फ्रेमवर्क बताया उसमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, तो मैनेजमेंट से हमने कहा भाई आप अपने अकाउंट्स में एडिशनल डिस्क्लोजर में उन चीज़ों को क्लियर कर दो। एंड ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में तय कर लिया जाए कि रिपोर्ट में मैं लाजमी एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डालूंगा और मैं उसमें उन नोट्स को हाईलाइट कर रहा हूँगा। और दूसरा, ओपिनियन में मैं ये नहीं कहूँगा फेयरली, ट्रू एंड फेयर, चूँकि फेयर के अल्फाज होते हैं जिसमें आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, तो फिर हम ट्रू एंड फेयर व्यू या प्रेजेंट फेयरली और इस तरह के अल्फाज अपनी ओपिनियन से हटा देंगे। फिर हम लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद फ्रेमवर्क। जब मैं कहता हूँ ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क के मुताबिक ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, तो इसका मतलब होता है कि फ्रेमवर्क के मुताबिक भी चीज़ें हैं और फेयरनेस भी है। फेयरनेस का मतलब है यूजर्स की अंडरस्टैंडेबिलिटी भी है। अब अगर यूज़र को समझ ही नहीं आ रहा, तो अगर मैं कहूँगा अकाउंट्स फेयर बने हुए हैं, तो ये फेयर जुमला नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा अकाउंट्स इस फ्रेमवर्क के मुताबिक बने हैं, तो मैंने अपने ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं लिया, अकाउंट को फेयर भी नहीं कहा, और यूज़र को बता दिया कि ये वाले फ्रेमवर्क के मुताबिक ये वाले अकाउंट्स बने हुए हैं। ठीक है, लॉ के मुताबिक बने हुए हैं, तो फिर मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर दोनों कंडीशंस मौजूद नहीं हैं, तो फिर मुझे देखना है कि क्या इससे अकाउंट्स मिसलीडिंग तो नहीं होंगे। अगर मिसलीडिंग होंगे तो फिर मुझे ये देखना होगा कि मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में फिर उस वक्त क्या कहूँगा। अगर ये शुरू से ही मेरी बात नहीं मानेंगे और मैं मुझे मजबूरन ऑडिट एक्सेप्ट करना होगा, तो मैं एंगेजमेंट लेटर में ही उनको शुरू में तय कर दूंगा कि भाई एंड में मैं डिस्क्लेमर दे दूंगा या एंड में मैं एडवर्स ओपिनियन दे दूंगा। अगर मैनेजमेंट मानेगी मेरी इस बात को, तो मैं ऑडिट एक्सेप्ट करूँगा। मैनेजमेंट ऐसी बात कभी भी नहीं मानेगी, और अगर नहीं मानेगी तो फिर आप ऑडिट एक्सेप्ट ना करें। यानी स्टैंडर्ड ने आपको एक आसान रास्ता बता दिया कि कह दो जी मेरा कसूर कोई नहीं, स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। अभी भी अगर आपको मजबूरन ऑडिट एक्सेप्ट करना पड़ रहा है तो ठीक है, फिर आप एंड पे अपनी जिम्मेदारी अदा कर दो। शुरू में तय कर लो एंगेजमेंट के लेटर में कि हम एंड पे ये ओपिनियन देंगे, तो बाद में जब ओपिनियन दे रहे होगे तो उस टाइम पे प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि आपने एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस बता दिया था कि हम क्या कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें इस तरह से, ये सेकंड स्पेशल केस। तीसरा स्पेशल केस क्या है? रिपोर्ट ही जालिमों ने खुद बना के दे दी। उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान में आप रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रिपोर्ट देखता हूँ और एक ये मुझे लोकल लॉ बता देगा। अगर दोनों में क्लैश आ गया, और इतना बड़ा क्लैश आया कि वो कहते हैं कि इस तरह से ओपिनियन देना और ये कहें इस तरह से ओपिनियन दें, वो कहें इस चीज़ पे एम्फेसिस ऑफ मैटर डालो और ये कहें इस पर कुछ ज़रूरत ही नहीं,
वो कहें इस पर रिपोर्ट ख़राब कर दो और ये कहें फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर तो इतना बड़ा क्लैश है फिर तो बहुत मुश्किल बात है। और अगर इतना बड़ा क्लैश नहीं है और मेरे कुछ मोटे मोटे मिनिमम कंटेंट्स पूरे हो रहे हैं तो ऐसी कोई बुराई भी नहीं है कि मैं उस मुल्क के लॉ की बनाई हुई रिपोर्ट फॉलो करूं। अगर वर्डिंग ऑफ रिपोर्ट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है आईएसए की रिक्वायरमेंट से, आईएसए ने जो रिपोर्ट बताई है और जो ये लोकल लॉ में जो रिपोर्ट बता रहा है, अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क है तो मैं ये देखना है कि क्या यूज़र मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कर रहे होंगे एश्योरेंस, कहीं यूज़र मिसअंडरस्टूड तो नहीं करेंगे कि हाँ भाई ये इस ऑडिट से क्या वो आ रहा है, और अगर ऐसा है तो क्या एडिशनल एक्सप्लेनेशन रिपोर्ट में देने से मैं उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म कर सकता हूँ। अगर एडिशनल एक्सप्लेनेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म नहीं हो सकती तो मुझे ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जब तक कि लॉ ने मजबूर ना किया हो। और फिर मैं अपनी ऑडिट में जो लिखता हूँ ना, मैंने आईएसए के मुताबिक ऑडिट किया, वो जुमला गायब कर दूंगा क्योंकि मैंने आईएसए के मुताबिक ऑडिट नहीं किया। यानी उन्होंने मुझे रिपोर्ट बताई, उसकी वर्डिंग इतनी मुश्किल थी, इतनी अजीब सी थी कि जो मैं रीज़नेबल एश्योरेंस बताना चाह रहा था यूज़र को पढ़ के नहीं समझ आ रहा कि ये रीज़नेबल एश्योरेंस है। जी, असल में लॉ ऐसा नहीं करेगा। लॉ ने एक रिपोर्ट दी हुई होगी, हो सकता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बदल जाए और लॉ को टाइम लग रहा हो अपडेट होने में। जैसे 2016 में अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बदल गए थे और लॉ 2017 के बाद जाके अपडेट हुआ, तो तकरीबन 1.5-2 साल ये क्लैश रहा कि फॉर्म 35 है किसी और किस्म की रिपोर्ट बताता है और जो 700 है वो किसी और तरह की रिपोर्ट बता रहा है। तो अगर तो वर्डिंग में हम आगे 700 में जाके देखेंगे कंटेंट में मसला हो तो उसका भी एक सोल्यूशन है, लेकिन इस टाइम पे हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर तो लैंग्वेज ऐसी हो जिससे अश्योरेंस ही गलत तरीके की इंटरप्रेट हो रही हो तो फिर हम देखेंगे कि क्या एडिशनल एक्सप्लेनेशन से हम उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो काम चला रहे हैं, नहीं कर सकते तो ठीक है जी, फिर हम कोशिश करें कि हम एक्सेप्ट ना करें जब तक लॉ मजबूर ना कर दे। अगर लॉ मजबूर कर दे और एक्सेप्ट कर दे तो फिर रिपोर्ट में हरगिज़ मत लिखें कि हमने आईएसए के मुताबिक ऑडिट किया है। तो ये एक ओवरऑल डिस्कशन थी 210 की। 210 बहुत लंबा चौड़ा स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन ओपन बुक सपोर्ट करता हुआ स्टैंडर्ड है, जिससे एक दफ़ा स्टैंडर्ड की अच्छी तरह से समझ आ जाए तो ये स्टैंडर्ड एक केस स्टडी है जिसकी मदद से आपको समझ आएगा कि घर बैठ के स्टैंडर्ड कैसे पढ़ना है। फ़िलहाल सिर्फ घर जाके आपने हैंडआउट्स आप तक पहुँच गए, फ़िलहाल आपने घर जाके ये 3-4 सफ़े उसके उठा के जो स्टैंडर्ड है उसके क्विकली देखनी है सोने से पहले, ताकि क्लास वाली बातें आपके जहन में रहें और इस कागज़ पे आ जाएं। फिर वीकेंड पे एक दफ़ा ये कागज़ देखा और ओरिजिनल स्टैंडर्ड खोल लिया। उसके बाद जब आप नेक्स्ट वीक मुझे मिल रहे होंगे, अभी हम अगला लेक्चर कल देख रहे होंगे जिसमें हम इंशाल्लाह 220 डिस्कस कर रहे होंगे, उसके बाद जब हम नेक्स्ट वीक मिल रहे होंगे ना तो फिर आप मुझे बताएंगे जी हमने स्टैंडर्ड देखा और हमें ये प्रॉब्लम्स आए। फिर हम उस प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि स्टैंडर्ड को देखने का एक ऑप्टिमम वे क्या है। तो फिर उसमें इंशाल्लाह ताला चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से चल रही होंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। 210 हम लोगों ने थॉरोली समझा, देखा, उसका मैप अच्छी तरह से लॉजिकल डिस्कशन से समझा। कोशिश ये करना है कि आप लॉजिकली साथ साथ इन्वॉल्व हों, सवाल जवाब करें ताकि समझ के जाएं। समझ आया वो हो तो फिर आईकेप का सवाल भी समझ आएगा। इसमें तकरीबन सारे टॉपिक्स में पॉइंट काफ़ी सिमिलर थे ऑलमोस्ट। हाँ, असल में होता ये है कि ये एक ही चीज़ की तकरार ज़्यादा कर रहे होते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि थ्रू आउट इनकी गाइडेंस यूनिफॉर्म रहे, तो इसी तरह से अक्सर स्टैंडर्ड्स में हो रहा होगा। और फिर एक टाइम पे आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ के आपको नज़र आएगा कि बहुत सारी तकरार को हटा के देखें तो गिनती की बातें हैं जो काम की हैं। इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट पैराग्राफ की एक लिस्ट दी हुई होगी एंड पे, तो आप पूरा स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद वो बस उतने से पैराग्राफ जो सबसे एंड पे दिए हुए हैं एक अलग से लाइन आइटम बना के सिर्फ उतनों को हाईलाइट कर देंगे तो आपने काम की बात सारी हाईलाइट कर ली। बाकी एक स्किमिंग है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टैंडर्ड पढ़ना नहीं है, स्किम करना है, क्लास में समझ लेना है। ये स्टैंडर्ड की एक समरी है जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं यहाँ पर। डन। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं और मैं